हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? आज हम क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का 10th चैप्टर आंतरिक व्यापार या इंटरनल ट्रेड, इसका हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें अभी हम पढ़ रहे थे फुटकर व्यापारियों के प्रकार, और फुटकर व्यापारियों के प्रकार में हमने घूमने फिरने वाले भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी पढ़ चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि स्थायी दुकान वाले फुटकर व्यापारी क्या होते हैं, और फिर उसके बाद स्थायी दुकान वाले फुटकर व्यापारियों के और प्रकार जो हैं वो देखेंगे। तो स्थायी दुकान वाले फुटकर व्यापारियों के भी दो प्रकार हैं, छोटे पैमाने वाले फुटकर व्यापारी और बड़े पैमाने वाले फुटकर व्यापारी। पहले हम ये देख लेते हैं कि स्थायी दुकान वाले फुटकर व्यापारी कौन कहलाते हैं। तो स्थायी दुकान वाले फुटकर व्यापारी जो होते हैं उनकी दुकानें स्थायी होती हैं, एक जगह पर हमेशा रहती हैं, और इन दुकानों पर स्थायी रूप से एक ही प्रकृति का माल विक्रय किया जाता है। यानी किराने की दुकान है तो उसमें से पूरा किराना ही किराना, कपड़े की दुकान है तो कपड़े ही कपड़े, तो एक तरह की ही वस्तुओं को ये लोग बेचते हैं। इनके दुकान खोलने और बंद करने का समय निश्चित होता है और साप्ताहिक अवकाश का दिन भी निश्चित होता है। ये स्थायी दुकानें कई पीढ़ियों तक एक ही परिवार के द्वारा संचालित की जाती हैं। यानी पहले पिताजी ने दुकान चलाई, फिर उसके बाद उसका बेटा दुकान चला रहा है, इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी ये दुकान चलती रहती है। अब स्थायी दुकान वाले फुटकर व्यापारियों की विशेषताएं हमारा अगला टॉपिक है। तो इनकी पहली विशेषता है कि इनके पास भ्रमणकारी फुटकर व्यापारियों की तुलना में पर्याप्त संसाधन होते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भ्रमणकारी फुटकर व्यापारियों के पास केवल साइकिल, ठेला या कंधे पर सामान लाद कर एक छोटी सी पूंजी लगाकर वो बहुत कम सामान का विक्रय करते हैं। वैसा स्थायी दुकान वाले के संसाधन उनकी तुलना में अधिक होते हैं। फिर दूसरी विशेषता है, इनका कार्य क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ा होता है। यानी बहुत बड़े क्षेत्र के लोग आकर इनसे सामान ले जाते हैं। फिर ये विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का विक्रय करते हैं। अब किराना में भी कई प्रकार की वस्तुएं होती है और किराना के साथ वो कॉस्मेटिक्स भी रख लेते हैं। फिर ये विक्रय पश्चात सेवा और घर पहुंच सेवा दोनों उपलब्ध कराते हैं। विक्रय पश्चात सेवा यानी बेचने के बाद यदि उस सामान के लिए कोई सेवा की आवश्यकता होती है, जैसे वॉशिंग मशीन है या किसी चीज का इंस्टॉलेशन है या कंप्यूटर खरीदा तो उसको सेट करना, या एलईडी टीवी खरीदा तो उसको सेट करना, जाकर लगाना, ये विक्रय पश्चात सेवाएं हैं। और घर पहुंच सेवाएं यानी घर तक उनको सामान को पहुंचाना, ये उपलब्ध कराते हैं। और समाज और ग्राहकों में इनकी एक अच्छी साख बनी होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि स्थायी दुकान वाले फुटकर व्यापारियों के कितने प्रकार हैं। तो इनके दो प्रकार हैं, छोटे पैमाने वाले फुटकर व्यापारी और बड़े पैमाने वाले फुटकर व्यापारी। अब हम देखते हैं कि छोटे पैमाने वाले फुटकर व्यापारियों के भी और प्रकार हैं। उनका प्रकार पहला है लकड़ी के खोखे। तो ये लकड़ी के खोखे में बनी दुकान चलाते हैं। इनकी दुकान लकड़ी के खोखे की बनी होती है। ये अधिक व्यस्ततम चौराहों पर होती है और खोखे के स्थान भी इनके निश्चित होते हैं, और ये रोजाना उपयोग में आने वाली वस्तुओं को इसमें बेचते हैं। जैसे समाचार पत्र हो गया, पत्र पत्रिकाएं, ब्रेड, पान, चाय। इनके जो लकड़ी के टपरे होते हैं वो छोटे पैमाने वाले फुटकर व्यापारी कहलाते हैं। फिर इन्हीं में दिन का दूसरा प्रकार है पुराने सामान की दुकान। तो इन दुकानों में पुराना और इस्तेमाल किया गया सामान बेचा जाता है। साधारणतः गरीब तबके के लोग यहाँ से सामान खरीदते हैं। ये इन दुकानों से अपनी आवश्यकता से संबंधित सामान जो दूसरे यूज करके बेच चुके हैं उसको खरीदते हैं। इन दुकानों पर मिलता है पुराना फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, कंप्यूटर, टेलीविजन, पुराने मोबाइल, किताब। फिर है अगला साधारण दुकानें। एकाकी व्यापार द्वारा साधारण दुकानें संचालन की जाती हैं। ये फुटकर दुकानें होती हैं। इनमें विभिन्न उपयोगी वस्तुएं विक्रय की जाती हैं और ये शहर के व्यस्ततम इलाकों में और गलियों में खोली जाती हैं। ये ग्राहकों को साख सुविधाएं, घर पहुंच सुविधा और विक्रय पश्चात सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। एक साधारण दुकान वो किसी जगह, निश्चित जगह पर लगी हुई है
ऐसी साधारण दुकान। और फिर उसके बाद अगली है विशिष्ट दुकान। विशिष्ट दुकानें यानी जहाँ की कोई विशिष्ट माल का ही अकेले विक्रय होता है। जैसे मान लीजिए कपड़े की दुकान है, लेकिन कपड़े की दुकान में वो केवल लड़कियों के कपड़ों की दुकान है, या केवल जेंट्स के कपड़ों की दुकान है, या किसी विशेष कंपनी की, जैसे रेमंड्स की हो गई, डिकजेम की हो गई, बॉम्बे डाइंग की हो गई, ये किसी एक विशिष्ट ब्रांड को या फिर विशिष्ट सामान को लेकर अपना विक्रय करते हैं, तो ऐसी दुकानें विशिष्ट दुकानें कहलाती है। अब हमको ये देखना है, जो स्थायी दुकान वाले फुटकर व्यापारियों का प्रकार था, उसका दूसरा प्रकार है बड़े पैमाने के फुटकर व्यापारी। अब बड़े पैमाने के फुटकर व्यापारियों के भी बहुत प्रकार हैं, तो हम इस वीडियो में इसका पहला प्रकार देखते हैं, जिसका पहला प्रकार है विभागीय भंडार। अब पहले ये देख लें कि बड़े पैमाने के फुटकर व्यापारी क्या होते हैं। तो बड़े पैमाने के फुटकर व्यापारी यानी ये क्या करते हैं कि ग्राहकों की जरूरतों की सभी वस्तुएं एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाती हैं। उत्पादकों से ये माल खरीदते हैं सीधे और ग्राहक को माल विक्रय करते हैं। इससे थोक व्यापारी जो है वो बीच में से हट जाता है और ये ग्राहकों को कम मूल्य पर वस्तुओं को उपलब्ध कराते हैं। भारत में बहुत सारे बड़े पैमाने के फुटकर व्यापारी पाए जाते हैं। इनमें हमको पहला देखना है विभागीय भंडार या डिपार्टमेंटल स्टोर। अब ये डिपार्टमेंटल स्टोर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है या बहुत बड़े जगह पर एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की वस्तुओं को बेचा जाता है, लेकिन उन वस्तुओं के अलग अलग विभाग होते हैं। जैसे डी मार्ट होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर होता है। हम जाते हैं तो एक जगह साबुन है तो सारे प्रकार के सारे कंपनी के साबुन ही साबुन, दूसरी जगह यानी ऐसा विभाग तय किया रहता है। दूसरी जगह चावल है तो अनाज ही अनाज सारा, फिर तीसरी जगह कपड़े हैं तो बच्चों के कपड़े तो बच्चों के पूरे कपड़े, बड़ों के कपड़े हैं, जेंट्स के कपड़े हैं तो वही ऐसा विभाग निश्चित कर दिया जाता है और एक ही दुकान एक ही छत के नीचे हर प्रकार की वस्तु मिल जाती है। इससे उपभोक्ता का समय बच जाता है। अब इस विभागीय भंडार की कुछ विशेषताएं, इस विशेषताओं में पहला है सुविधाजनक। तो विभागीय भंडार शहर के मध्य में स्थित होते हैं और उपभोक्ता को विभागीय भंडार तक पहुंचने में कोई भी असुविधा नहीं होती है, बहुत सुविधाजनक होता है वहां पर जाना। फिर उचित मूल्य, क्योंकि विभागीय भंडार निश्चित मूल्य की ही नीति अपनाते हैं, वहां पर बार्गेनिंग नहीं होता है कम या ज्यादा, निश्चित मूल्य है और वो भी निश्चित मूल्य होने के कारण उपभोक्ता इनमें विश्वास करके खरीदारी करते हैं। फिर अगला है उत्तम किस्म, क्योंकि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नियमित बनाए रखने के लिए इनके द्वारा विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता बहुत ऊंची होती है। फिर सभी प्रकार की वस्तुएं, विभागीय भंडार में उपभोक्ता की रुचि और आवश्यकता की सभी प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती है। फिर पांचवा है नगद विक्रय, यहाँ पर किसी भी प्रकार का उधार नहीं चलता है, इसलिए सभी के लिए नगद विक्रय ही किया जाता है। फिर आकर्षक साज सज्जा या आकर्षक सजावट, तो विभागीय भंडार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर आकर्षक रूप से उसे सज्जित करते हैं। फिर सुविधाएं, विभागीय भंडार अपने ग्राहकों को वस्तुओं के क्रय के साथ ही मनोरंजन, रेस्टोरेंट, खेलकूद, प्रसाधन आदि की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। फिर अगला है स्वामित्व और प्रबंध। विभागीय भंडारों का संचालन एक ही स्वामित्व और प्रबंध के अधीन होता है। अभी हमने देखा विभागीय भंडार की विशेषताएं। अब हम देखते हैं विभागीय भंडार के क्या क्या लाभ हैं। तो लाभ में पहला लाभ है बड़े पैमाने के क्रय के लाभ। जब बहुत बड़े पैमाने पर सीधे उत्पादक से ही खरीदा जाता है तो सामान इनको सस्ते में मिलता है और ये भी ग्राहकों को कम मूल्य पर सब सामान उपलब्ध कराते हैं। फिर दूसरा है एक भाव। एक भाव, विभागीय भंडार एक भाव की नीति पर चलते हैं। छोटे बड़े सभी प्रकार के ग्राहकों के लिए कोई भी छूट होगी तो वो सबके लिए समान छूट हो सकती है। फिर वस्तु के चयन में सुविधा, विभागीय भंडार में वस्तुएं इस प्रकार रखी रहती हैं कि ग्राहक स्वयं वस्तुओं को देखकर ही चयन कर लेता है।
जबकि प्रत्येक विभाग में वहां के कुशल विक्रय प्रतिनिधि भी होते हैं, लेकिन व्यक्ति अपने सामान उठा उठा कर देखकर अपना खुद छांट लेता है उसको क्या चाहिए। फिर अगला है आधुनिकता का प्रतीक। विक्रय हेतु ये जो नया उत्पाद सर्वप्रथम विभागीय भंडार में जाता है। यदि कोई नया उत्पाद निकलता है तो वो सबसे पहले विभागीय भंडार में जाता है और उपभोक्ता को नए नए प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हो जाती है, इसलिए इन्हें आधुनिकता का भी प्रतीक मानते हैं। फिर सामूहिक विज्ञापन। संपूर्ण विभागीय भंडार के लिए एक ही विज्ञापन दिया जाता है, इसलिए अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग विज्ञापन देना नहीं पड़ता है, तो विज्ञापन का खर्च जो है वो कम हो जाता है। फिर उच्च कोटि की वस्तुएं। विभागीय भंडार अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रतिष्ठित ब्रांड और कंपनियों की ही वस्तुओं को विक्रय करते हैं। फिर अतिरिक्त सुविधाएं। बड़े बड़े विभागीय भंडारों में वस्तुओं के विक्रय के साथ साथ खान पान, मनोरंजन, खेलकूद, इनकी भी सुविधाएं दी जाती है। फिर है घर पहुंच सेवा। विभागीय भंडार घर पहुंच सेवा भी उपलब्ध कराते हैं। अभी हमने ये देखा कि विभागीय भंडार के क्या लाभ हैं। अब हम देखते हैं कि विभागीय भंडार की कुछ हानियां भी हैं। तो हानियों में सबसे पहला है अत्यधिक पूंजी, यानी विभागीय भंडार चलाना हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसके लिए पूंजी की व्यवस्था करना एक बहुत कठिन कार्य होता है और ये पूंजी की व्यवस्था बैंक ऋण और अन्य संस्थाओं के द्वारा की जाती है और इसका ब्याज का जो असर है वो उपभोक्ता पर पड़ता है, क्योंकि वो स्वयं ब्याज वहन नहीं करता, वो अपने वस्तुओं के भाव बढ़ाकर उस ब्याज को मैनेज करता है। इसलिए पूंजी अत्यधिक लगने के कारण थोड़ा सा वस्तु महंगी हो जाती है। फिर व्यक्तिगत संपर्क की कमी। जैसे दुकान पर हम जाते हैं रोज रोज तो किसी से व्यक्तिगत संबंध बन जाता है, उस प्रकार का व्यक्तिगत संबंध यहाँ पर नहीं बन सकता। फिर अधिक संचालन व्यय। सुरक्षा, सजावट, विज्ञापन और विभागीय भंडारों के लिए अधिक व्यय करना पड़ता है और इसका असर वस्तुओं के मूल्य पर पड़ता है। फिर साख सुविधा। फुटकर व्यापारी के समान विभागीय भंडार अपने ग्राहकों को साख सुविधा बिल्कुल उपलब्ध नहीं कराते हैं, सब कुछ कैश में ही होता है। फिर अगला आश्रितता। विभागीय भंडार के बृहद रूप के कारण संचालक विभिन्न कर्मचारियों पर आश्रित हो जाता है और आश्रितता का अनुपात जितना कम उतना ही अच्छा माना जाता है व्यापार के लिए। फिर अगला है हानि के विभाग। एक ही छत के नीचे सभी वस्तुओं की प्राप्ति के नीति के कारण ऐसे विभाग जिनसे हानि हो रही है उन्हें भी संचालित करना पड़ता है, लेकिन इस हानि की पूर्ति दूसरे विभागों के द्वारा कर ली जाती है, लेकिन उन विभागों को भुगतना पड़ता है। तो अभी हमने देखा विभागीय भंडार की कुछ हानियां हैं तो कुछ लाभ भी हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।